हाँ बच्चों देखो, पिछली क्लास में हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही वायर पर चुंबकीय बल ज्ञात करना देख लिया था। और सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई कंप्लीट धारावाही लूप हो तो उस पर परिणामी बल तो जीरो होता है। अब बताओ, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कोई कंप्लीट धारावाही लूप हो तो उस पर परिणामी बल तो आंखें बंद करके जीरो होता है, लेकिन बलागुण तो लग सकता है ना। तो बस आज की क्लास में हम वही पढ़ेंगे कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कंप्लीट धारावाही लूप हो तो उस पर चुंबकीय बल तो जीरो होता है, लेकिन उस पर लगने वाला चुंबकीय बलागुण कितना होगा उसको देखते हैं। ठीक, लेकिन देखो इसको देखने के पहले 11th क्लास का एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, क्योंकि कई महामूर्ख लोग 11 की सारी चीज़ें भूल गए हैं। ठीक, तो ये बहुत मामूली सी चीज़ है जो न्यूटन्स लॉ में बताते हैं। ठीक, इसको एक बार देख लेना। ठीक, जैसे मान लेते हैं कोई नत तल है, इसका क्षैतिज के साथ कोण थीटा है, तो हमको देखना है कि इसके अभिलंब का ऊर्ध्वाधर के साथ कोण कितना होगा वो देखना है। तो देखो वैसे तो इसको गधों टाइप से निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं कि ऐसी कोई क्षैतिज लाइन बनाते हैं। अब बताओ, ये कोण थीटा है तो ये भी एकांतर कोण थीटा होगा। ये थीटा है तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये इसका और कॉम्प्लीमेंट्री थीटा हो गया, है ना। मतलब कंफर्म बोल सकते हैं कि किसी भी नत तल का क्षैतिज के साथ कोण थीटा हो तो उसके अभिलंब का ऊर्ध्वाधर के साथ भी कोण थीटा होगा। ठीक है, ध्यान रखना कि अब गधोटाई से इतनी कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं है, इसको रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना। ठीक है, तो आगे इस जादुई प्रमेय को डायरेक्ट याद रखना कि किसी भी नत तल का क्षैतिज के साथ कोण थीटा हो तो उसके अभिलंब का ऊर्ध्वाधर के साथ भी कोण थीटा ही होता है। इस जादुई प्रमेय से बहुत सारी अपनी कैलकुलेशन बच जाती है। ठीक, तो इसका मैं आगे यूज करूंगा, तो मूर्खों के टाइप से क्यों क्यों मत पूछना। ठीक है ना, तो ये देख ले। बस अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। ठीक, तो वही हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कंप्लीट धारावाही लूप रखें तो उस पर परिणामी चुंबकीय बल तो आंखें बंद करके जीरो ही होगा, लेकिन चुंबकीय बलागुण जीरो होना जरूरी नहीं है। तो वही देखते हैं कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही लूप पर लगने वाला चुंबकीय बलागुण कितना होगा वो देखना है। देखो इसको समझने के लिए पहले हम सिंपल केस लेते हैं, इसको ध्यान से देखना है। तो देखो इस बार भी हमको दे रखा है कि कंप्लीट धारावाही लूप है, किसी भी आकार का आंसर वही आता है, लेकिन थोड़ा आसान कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं कि धारावाही कोई आयताकार लूप है जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B और I धारा पूरा चक्कर लगा रही है, मतलब इसको कंप्लीट धारावाही लूप बोल सकते हैं। इस पर क्रॉस दिशा का समरूप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया है। और चलो अभी मान लेते हैं कि जो फ्रेम है वो बिल्कुल क्षैतिज तल में है ना। अभी ये फ्रेम ऐसे क्षैतिज तल में है। तो अभी इस पर चुंबकीय बल और बलागुण कितना लगेगा वो देखना है। तो चलो उसके लिए ऐसा करते हैं कि प्रत्येक वायर पर कितना कितना चुंबकीय बल लगेगा वो देखते हैं। चलो पहले इस वायर पर चुंबकीय बल देखते हैं। तो उसकी दिशा के लिए वही थप्पड़ डोली लगाएंगे। ठीक, तुम आराम से बताओ कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अंगुलियां, धारा इधर बह रही है तो धारा की दिशा में अंगूठा। तो इस वायर पर बल सीधे हाथ की थप्पड़ मारने वाला इधर की ओर लगेगा। और बताओ इस वायर पर चुंबकीय बल कितना लगेगा, ILB। ठीक, इस पर देखते हैं। तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र अंदर धारा ऐसी है तो इस पर भी बल सीधे हाथ की थप्पड़ मारने वाला ऊपर की ओर IL की जगह B इंटू B इस पर देखना है। तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर धारा ऐसी है तो इस पर भी बल सीधे हाथ की थप्पड़ मारने वाला इधर की ओर, इसका मान ILB। और लास्ट इस पर देखते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, धारा इधर है, तो इस पर भी बल सीधे हाथ की थप्पड़ मारने वाला इधर लगेगा और IL की जगह B इंटू कैपिटल B इतना लगेगा। तो बस अब हम साफ साफ देख सकते हैं ना। ये तो हम बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। बताओ
इस बार इस ILB से ये ILB की, इस बार इस ILB से ये ILB बल कैंसल, और इस IB इंटू बी से ये IB इंटू बी कैंसल। तो बताओ सारे बल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए परिणामी बल भी जीरो होगा। और साफ साफ देख सकते हैं कि ये सारे बल एक ही तल में लग रहे हैं, है ना, साफ साफ देख सकते हैं कि सारे बल एक ही तल में लग रहे हैं, तो इस फ्रेम को घुमा भी नहीं पाएंगे, इसलिए बलागुण भी जीरो देगा। तो ये साफ साफ दिख रहा है यार कि फ्रेम को अगर क्षैतिज तल में रखें तो सारे बल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सारे बल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो परिणामी बल भी जीरो होगा, और सारे बल एक ही तल में लग रहे हैं, घुमा भी नहीं पाएंगे, इसलिए परिणामी बलागुण भी जीरो। तो ये तो बहुत आसान केस था, इस केस में तो परिणामी बल भी जीरो और परिणामी बलागुण भी जीरो आ गया, ठीक है। तो ये तो फालतू केस था। अब हम इसके मेन केस पे आते हैं, है ना, अब हम इसके मेन केस पे आते हैं, इसको भी ध्यान से देखना, ठीक है। देखो इस बार भी मान लेते हैं कि वही क्रॉस दिशा का समरूप चुंबकीय क्षेत्र B है ना, वही कि इस बार भी क्रॉस दिशा का समरूप चुंबकीय क्षेत्र B है, इसमें भी वही आयताकार फ्रेम ही रखी है जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B और I धारा पूरा चक्कर लगा रही है, मतलब धारावाही लूप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो अभी तो जो धारावाही लूप था वो क्षैतिज तल में था, लेकिन चलो अब ऐसा करते हैं कि इस लूप को क्षैतिज तल से ऐसा थीटा कोण घुमा देते हैं, ठीक है, इस टाइप से कि शुरू में तो धारावाही लूप क्षैतिज तल में था, लेकिन अब इस लूप को क्षैतिज तल से ऐसे थीटा कोण घुमा देते हैं ना, तो इस लूप को क्षैतिज तल से थीटा कोण घुमा देते हैं, तो बस इसको क्षैतिज तल से थीटा कोण घुमाएंगे तो इसका चित्र इस टाइप का बनेगा, है। तो सेम वही केस है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप है, लेकिन इस बार लूप को क्षैतिज से थीटा कोण घुमा देते हैं तो इस टाइप का चित्र बन जाएगा। तो बस अब इस पर परिणामी बल और सॉरी अब इस पर परिणामी बल और बलागुण कितना लगेगा वो देखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बताओ कि इन दोनों वायर पर चुंबकीय बल देखने की जरूरत नहीं है, तुम साफ साफ बताओ कि थप्पड़ रूल के अनुसार इस वायर पर चुंबकीय बल जितना ऊपर की ओर, इस वायर पर चुंबकीय बल उतना ही नीचे की ओर, देख सकते हो ना। तो कह सकते हैं कि बताओ इस वायर पर चुंबकीय बल जितना ऊपर की ओर, इस वायर पर चुंबकीय बल उतना ही नीचे की ओर लगेगा, तो दोनों बल आपस में कैंसिल हो जाएंगे और दोनों बल लूप के ही तल में लगेंगे, तो दोनों बल फ्रेम के तल में लगेंगे, इसलिए घुमा भी नहीं पाएंगे, तो बलागुण में भी इनका योगदान जीरो होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों वायर पर जो बल लगेंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, तो बल भी जीरो, और फ्रेम के तल में लग रहे हैं, घुमा भी नहीं पाएंगे, तो बलागुण में भी इनका योगदान नहीं होगा। तो इतने सुंदर चित्र को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, इन दोनों वायर पे बल देखते ही नहीं क्योंकि आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बलागुण भी जीरो होगा। तो बस अब हम केवल इस वायर और इस वायर पर चुंबकीय बल देखते हैं। चलो पहले इस वायर पर चुंबकीय बल देखते हैं, तो आराम से बताओ कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है तो उसकी दिशा में अंगुलियां, धारा की दिशा में अंगूठा, तो इस वायर पर बल सीधे हाथ की थप्पड़ मारने वाला इधर लगेगा, तो हम कह सकते हैं कि इस वायर पर बल क्षैतिज रूप से आगे की ओर लगेगा, और कितना लगेगा, ILB इतना लगेगा। और वैसे इस वायर पर चुंबकीय बल देखते हैं, तो आराम से बताओ कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, धारा इधर की ओर है, तो इस वायर पर भी बल सीधे हाथ की थप्पड़ मारने वाला मतलब इधर की ओर, तो इस वायर पर बल क्षैतिज रूप से पीछे की ओर लगेगा, और इसका मान भी ILB इतना ही होगा। बस अब तुम क्लियरली देख सकते हो, है ना, सॉरी, अब तुम क्लियरली देख सकते हो। बताओ इस वायर पर बल पीछे की ओर और इस वायर पर बल आगे की ओर लग रहा है, तो वही कि इस वायर बल पीछे की ओर, इस पे आगे की ओर लग रहा है, तो इस बल के कारण पूरी पूरी फ्रेम ऐसी घूम जाएगी, मतलब इस दिशा में घुमाने वाला बलागुण लगेगा, ठीक है। तो वैसे तो कोई स्मार्ट पर्सन डायरेक्ट बोल सकता है कि इस पर बल पीछे की ओर, इस पे आगे की ओर, पूरी फ्रेम ऐसे घूम जाएगी, मतलब इस दिशा में घुमाने वाला चुंबकीय बलागुण लगेगा, लेकिन कई लोगों को कम दिखता है, ठीक है। तो अगर क्लियरली पता नहीं चले, है ना, अगर ये क्लियरली घूमने की दिशा पता नहीं चले, तो देखो उसका सबसे स्मार्ट तरीका है कि इन दोनों बलों के घटक कर लो, है ना। तो ज़्यादा क्लियर देखने के लिए
इन दोनों बलों के घटक करेंगे। चलो इस बल के भी घटक करते हैं। बताओ इस बल का एक घटक तो इस फ्रेम के अनुदिश, सॉरी यार, तो क्लियर देखने के लिए घटक करते हैं दोनों बल के, तो इस बल के भी घटक करते हैं। इस बल का एक घटक तो फ्रेम के अनुदिश और एक फ्रेम के लंबवत, वैसे इसके भी घटक करते हैं, तो इसका भी एक घटक तो फ्रेम के अनुदिश और एक फ्रेम के लंबवत। चलो आराम से बताओ कि ये कोण थीटा है तो ये भी संगत कोण थीटा होगा। इसके साथ कोण बन रहा है इसलिए ये घटक तो आई एल बी कॉस थीटा, और इसके साथ कोण नहीं बन रहा है मतलब है आई एल बी साइन थीटा। वैसे इसके भी घटक करते हैं, तो बताओ ये कोण थीटा है तो ये भी एकांतर कोण थीटा होगा। इसके साथ कोण बन रहा है मतलब आई एल बी कॉस थीटा, और इसके साथ कोण नहीं बन रहा है मतलब ये आई एल बी साइन थीटा। तो इस तरह से इन दोनों बलों के घटक कर लिए। ठीक, बस अब तो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, इन दोनों बलों के घटक कर लिए, एक तो फ्रेम के अनुदिश और फ्रेम के लंबवत। बस अब तो क्लियरली दिख रहा है कि बताओ इन दोनों में से कौन सा घटक घुमाएगा। बताओ देखते बताओ कि इन दोनों में से कौन सा घटक घुमाएगा। ये आई एल बी साइन थीटा ये वाला घटक घुमाएगा, है ना। तो हम साफ साफ बोल सकते हैं कि आई एल बी कॉस थीटा जो घटक है वो तो फ्रेम के तल में ही है ना। देख सकते हैं कि आई एल बी कॉस थीटा घटक फ्रेम के तल में ही है, तो फ्रेम को खींचेंगे, बाकी घुमाने में इनका कोई योगदान नहीं होगा। बाकी बताओ ये जो आई एल बी साइन थीटा घटक है ये फ्रेम के लंबवत है ना। देख सकते हैं कि आई एल बी साइन थीटा घटक ये फ्रेम के लंबवत है, इसलिए ये वाला घटक ही घुमाएगा। और बस अब तो कोई अनपढ़ भी बोल सकता है ना, अब तो कोई अनपढ़ ही बोल सकता है कि बताओ इस पे आई एल बी साइन थीटा पीछे की ओर लग रहा है और इस पे आई एल बी साइन थीटा आगे की ओर लग रहा है, तो बस बोल सकते हैं कि इस पे आई एल बी साइन थीटा पीछे की ओर और इस पे आई एल बी साइन थीटा आगे की ओर। तो इन दोनों बलों के कारण पूरी फ्रेम इस दिशा में घूम जाएगी, मतलब इस दिशा में घुमाने वाला चुंबकीय बलागुण लगेगा, है ना। तो पहले क्लियर नहीं था, लेकिन घटक करने पे क्लियर हो जाना चाहिए। घटक करने से क्लियर हो गया कि इस पे आई एल बी साइन था पीछे की ओर, इस पे आगे की ओर, तो इसके कारण पूरी पूरी फ्रेम ऐसे घूम जाएगी, मतलब इस दिशा में घुमाने वाला चुंबकीय बलागुण लगेगा। ठीक, तो बस अब हमको देखना है कि इस फ्रेम पर लगने वाला चुंबकीय बलागुण कितना होगा वो देखना है। या लिख देता हूं, है ना। फ्रेम पर नीचे लिख देता हूँ, सॉरी। तो इस फ्रेम पर लगने वाला चुंबकीय बलागुण कितना होगा वो देखना है। तो देखो उसके लिए हम गधों टाइप से पूरा डिटेल में नहीं करेंगे, डायरेक्ट करते हैं। तो तुम आराम से बताओ कि इस वायर पर आई एल बी साइन थीटा, सॉरी, इस वायर पर आई एल बी आगे की ओर और इस पे आई एल बी पीछे की ओर। तो बताओ इन दोनों बलों के मान समान है और दिशा अपोजिट है। और ये 11th में तुमने पढ़ा होगा कि इक्वल और अपोजिट बलों के जोड़े को बल युग्म कहते हैं। तो कह सकते हैं कि इन दोनों का मान समान और दिशा अपोजिट है। और 11th में तुमने पढ़ा होगा कि इक्वल और अपोजिट बलों के जोड़े को बल युग्म कहते हैं। और 11th में पढ़ा होगा कि बल युग्म के केस में हर ऊर्ध्वाधर अक्ष सापेक्ष बलागुण समान ही होता है, और बलागुण कितना होता है, एफ परपेंडिकुलर इनटू आर। ये तो डायरेक्ट ध्यान रखना, इन दोनों बलों का मान समान और दिशा अपोजिट है। इक्वल और अपोजिट बलों के जोड़े को बल युग्म कहते हैं। और रिजिड बॉडी में पढ़ा होगा कि बल युग्म के केस में हर ऊर्ध्वाधर अक्ष सापेक्ष बलागुण समान ही होगा, और कितना होगा, एफ परपेंडिकुलर इनटू आर। बस इस बार हर ऊर्ध्वाधर अक्ष सापेक्ष बलागुण समान ही होगा और एफ परपेंडिकुलर इनटू आर। तो एफ परपेंडिकुलर तो लंबवत बल, तो लंबवत बल कितना है बताओ, आई एल बी साइन थीटा इंटू आर, इन दोनों बलों के बीच दूरी। तो इन दोनों बलों के बीच दूरी कितनी है, फ्रेम की चौड़ाई बी के बराबर। तो बस फ्रेम पर लगने वाला चुंबकीय बलागुण इतना हो गया। ठीक, लेकिन एक और चक्कर है यार कि देखो अगर फ्रेम में एक ही घेरा हो, है ना, फ्रेम में अगर एक ही घेरा हो तब तो बलागुण इतना होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि फ्रेम में ऐसे ऐसे एन घेरे होते हैं, एन घेरे होंगे तो ऑब्वियसली बलागुण भी एन गुना हो जाएगा। ठीक, तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि एक घेरे हो तो बलागुण इतना, लेकिन
कई बार फ्रेम में ऐसे ऐसे एन वाइंडिंग्स होती हैं या एन घेरे होते हैं, तो बल भी एन गुना तो बलागुण भी एन गुना होगा, ठीक है। अब थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, तो तुम आराम से बताओ कि इसमें एल तो फ्रेम की लंबाई और बी फ्रेम की चौड़ाई, तो होता एल इंटू बी क्या हो गया, फ्रेम की लंबाई इंटू चौड़ाई, और लंबाई इंटू चौड़ाई को फ्रेम से परिबद्ध क्षेत्रफल ए बोल सकते हैं। तो बस हम कंफर्म बोल सकते हैं कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखे, है ना, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखे इस धारावाही लूप पर चुंबकीय बलागुण कितना आ गया यार, एन आई ए बी साइन थीटा, है ना। हम कंफर्म बोल सकते हैं कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जो धारावाही लूप है उस पर लगने वाला चुंबकीय बलागुण एन आई ए बी साइन थीटा आ गया। सर एक छोटी चीज बताना भूल गया, परिणामी बल बताना भूल गया, तो वो तुम आराम से बताओ कि इस लूप पर बलागुण तो लगेगा लेकिन परिणामी बल तो यहाँ भी जीरो ही होगा, ठीक है। इससे ये बल कैंसल और इससे ये कैंसल, तो हम कह सकते हैं कि भले ही फ्रेम को थीटा कोण पर रखें तब भी लूप पर परिणामी बल तो जीरो होगा लेकिन बलागुण जीरो होना जरूरी नहीं है, वो इतना होगा, ठीक है। तो बस अब आगे मूर्खों टाइप से पूरा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना है। तो आगे अच्छे ध्यान रखना कि समरूप चुंबकीय, सॉरी आगे डायरेक्ट याद रखना कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कंप्लीट धारावाही लूप रखा हो तो उस पर परिणामी बल तो आंखें बंद करके जीरो ही होगा लेकिन बलागुण जीरो होना जरूरी नहीं है। और डायरेक्ट इसको फॉर्मूले की फॉर्म में याद रखना, है ना। तो डायरेक्ट याद रखना कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कंप्लीट धारावाही लूप रखें तो उस पर चुंबकीय बलागुण कितना लगता है, एन आई ए बी साइन थीटा, है ना। तो इस फॉर्मूले को याद रखना कि चुंबकीय क्षेत्र में लूप पर बलागुण एन आई ए बी साइन थीटा, इसमें एन तो घेरों की संख्या, है ना भाई, एन घेरों की संख्या, आई इस लूप में बहने वाली धारा, ए लूप से परिबद्ध क्षेत्रफल, बी इस लूप पर लगाया गया बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, और सबसे खतरनाक चीज है इसमें थीटा, है ना। बाकी सब तो सिंपल है लेकिन सबसे खतरनाक चीज है इसमें थीटा। तो देखो सिंपल टाइप से देखें तो ऐसा लग रहा है कि थीटा फ्रेम का क्षैतिज तल के साथ कोण है, लेकिन अगर इसको जनरल प्रोस्पेक्टिव में देखें, है ना, इसको जनरली देखें तो जनरली इसमें थीटा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का अभिलंब के साथ कोण या एरिया वेक्टर के साथ कोण है। तो ये ध्यान रखना, ये अगर ज्यादा जनरल तरीके से बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का अभिलंब के साथ है एरिया वेक्टर के साथ कोण। ये तुमने 11th में ही पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही पढ़ा होगा कि एरिया या क्षेत्रफल एक सदिश होता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया था कि एरिया या क्षेत्रफल एक सदिश होता है जिसकी दिशा तल के अभिलंबित होती है। तो इसमें थीटा चुंबकीय क्षेत्र का अभिलंब या एरिया वेक्टर के साथ कोण होगा, ठीक है। तो एक बार इसको थोड़ा देख लेते हैं, एक बार चेक करते हैं कि इस बार चुंबकीय क्षेत्र का अभिलंब या एरिया वेक्टर के साथ कोण कितना होगा, उसको एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो तुम बताओ, सॉरी तुम बताओ कि इस बार बाह्य चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस दिशा में हो तो अंदर की ओर है। अब अंदर वाली दिशा को चित्र में प्रदर्शित तो नहीं कर सकते ना, इसलिए अंदर वाली दिशा को मैं ऐसे प्रदर्शित कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको तुम ऊपर मत समझना, एक्चुअली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत है, अंदर की ओर, तो अंदर वाली दिशा को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत है, इसको मैं चित्र में ऐसे प्रदर्शित कर रहा हूँ, ठीक है। और अब क्षेत्रफल सदिश या एरिया वेक्टर देखना है। तो देखो ये तुमने 11th में ही पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पढ़ा होगा कि बताओ जो क्षेत्रफल सदिश होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया था कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है या एरिया वेक्टर होता है उसकी दिशा तल के लंबवत होती है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, इसको चित्र में ऐसे प्रदर्शित कर रहा हूँ। और बताओ लूप का तल ऐसा है तो एरिया वेक्टर की दिशा तल के लंबवत ये होगी। तो बस अब हमको देखना है कि चुंबकीय क्षेत्र का अभिलंब या एरिया वेक्टर के साथ कोण कितना होगा वो देखना है। तो देखो उसके लिए वो अपनी नत तल वाली जादुई प्रमेय का यूज कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए वो नत तल की जादुई प्रमेय का यूज कर सकते हैं। तो हमने अभी मैंने बताया था
कि किसी भी नत तल का क्षैतिज से कोण थीटा हो तो उसके अभिलंब का ऊर्ध्वाधर के साथ भी कोण थीटा होता है। बस ये जो फ्रेम है उसको नत तल मान लो। तो बताओ इस नत तले इस फ्रेम का क्षैतिज के साथ कोण थीटा है तो उसके अभिलंब का ऊर्ध्वाधर के साथ भी कोण थीटा ही होगा। बोल सकते हैं ना, इस फ्रेम को थोड़ी देर के लिए नत तल मान लो। तो इस नत तले फ्रेम का क्षैतिज से कोण थीटा है तो उसके अभिलंब का ऊर्ध्वाधर के साथ भी कोण थीटा होगा। मतलब चुंबकीय क्षेत्र का अभिलंब या एरिया वेक्टर के साथ भी कोण थीटा होगा। तो बस अब हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि इस फॉर्मूले में थीटा एक्चुअली क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का अभिलंब या एरिया वेक्टर के साथ कोण। तो मैं लिख देता हूं कि इस फॉर्मूले में थीटा क्या होता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का अभिलंब या एरिया वेक्टर के साथ कोण, है ना। तो बस क्लियरली बनाओ कि अब पूरे रामायण सब बोलने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही लूप हो तो परिणामी बल तो आंखें बंद करके जीरो होगा, लेकिन बलागुण जीरो होना जरूरी नहीं है। और समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कंप्लीट धारावाही लूप रखें तो उस पर चुंबकीय बलागुण कितना होता है, NIB sin थीटा। और मैंने अभी चमका कर बताया था, है ना, अभी क्लियरली बताया था कि इसमें थीटा चुंबकीय क्षेत्र का सतह के साथ कोण नहीं होता है, थीटा चुंबकीय क्षेत्र का अभिलंब या एरिया वेक्टर के साथ कोण होता है। तो तुम अच्छे ध्यान रखना कि जैसे ऑप्टिक्स में कोण हमेशा हम अभिलंब के साथ मापते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में फ्लक्स में भी कोण अभिलंब के साथ मापते थे, वैसे इस फॉर्मूले में भी थीटा चुंबकीय क्षेत्र का अभिलंब या एरिया वेक्टर के साथ कोण होता है। ये हमने देख लिया। ठीक है, देखो चुंबकीय बलागुण का सबसे यूजफुल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, हम इसी का यूज करेंगे। ठीक है, याद रखना कि कभी धारावाही लूप पर चुंबकीय बलागुण निकालना है तो हम तो हमेशा इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेकिन चलो एक बार इस लूप पर लगने वाले चुंबकीय बलागुण को वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। वैसे तो अपने ज़्यादा यूज नहीं होता है लेकिन कर लेते हैं। ठीक ना, ये लूप पर लगने वाले चुंबकीय बलागुण को एक बार वेक्टर या सदिश फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो तुम आराम से बताओ कि लूप पर आराम से बताओ कि लूप पर लगने वाले चुंबकीय बलागुण का फॉर्मूला NIB sin थीटा है। तो बताओ चुंबकीय बलागुण का फॉर्मूला sin थीटा के रूप में आ रहा है, इस देश को वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में प्रदर्शित करेंगे। ये बताया था ना, याद रखना कि बलागुण का फॉर्मूला sin थीटा के रूप में आ रहा है, इससे वेक्टर में इसको क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रदर्शित करेंगे। तो बताओ लूप पर लगने वाले चुंबकीय बलागुण को हम वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, NI। और बताओ AB sin थीटा को वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, A क्रॉस B, है ना। हम कह सकते हैं कि लूप पर लगने वाले चुंबकीय बलागुण को वेक्टर फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, NI। और बताओ AB sin थीटा को हम A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो बस याद रखना कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप हो तो उस पर चुंबकीय बलागुण का इंपॉर्टेंट या यूजफुल फॉर्मूला तो NIAB sin थीटा है, लेकिन इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, NI और AB sin थीटा को A क्रॉस B इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब ऐसा करते हैं अब ऐसा करते हैं कि लूप पर लगने वाले चुंबकीय बलागुण को हम डायपोल पर लगने वाले विद्युत बलागुण से कंपेयर करते हैं। ध्यान रखना तुम कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखे लूप पर लगने वाले चुंबकीय बलागुण को डायपोल पर लगने वाले विद्युत बलागुण से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो देखो अब डायपोल इलेक्ट्रोस्टैटिक का केस लेते हैं। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि किसी भी स्थान पर समरूप विद्युत क्षेत्र E है, ठीक है ना, किसी स्थान पर समरूप विद्युत क्षेत्र E है और इसमें मान लेते हैं कि -Q और +Q का कोई डायपोल रखा है जिसका डायपोल मोमेंट P है। और चलो ये विद्युत डायपोल बाएं विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हुआ है। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था यार, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि समरूप विद्युत क्षेत्र में अगर कोई डायपोल टेढ़ा रखा हो, देखा था कि समरूप विद्युत क्षेत्र में कोई डायपोल टेढ़ा रखा हो तो इस +Q पर बल आगे लगता है, -Q बल पीछे लगता है, तो उसके कारण पूरे डायपोल पर इस दिशा में घुमाने वाला विद्युत
बला गुण लगता है, और हमको अच्छे पता है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत डायपोल हो तो उस पर विद्युत बला गुण कितना लगता है, पी ई साइन थीटा, या इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। ऐसे गोले में बंद कर देता हूँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था कि समरूप विद्युत क्षेत्र में अगर कोई विद्युत डायपोल रखा हो तो उस पर लगने वाला विद्युत बला गुण कितना होता है, पी साइन थीटा, यहाँ लिख देता हूँ चलो, कि समरूप विद्युत क्षेत्र में अगर कोई विद्युत डायपोल रखा हो तो उस पर विद्युत बला गुण कितना लगता है, पी साइन थीटा, या इसको वेक्टर फॉर्म में पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अब ऐसा करते हैं कि विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत डायपोल पर बला गुण का फॉर्मूला और चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही लूप पर बला गुण का फॉर्मूला, दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो तुम देख कर बताओ, तो थोड़ा देख के बताओ कि, ठीक, थोड़ा सोच के बताओ कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत डायपोल पर बला गुण पड़ा था, वैसा ही फॉर्मूला चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही लूप पर बला गुण का है। तुम देख कर बताओ कि विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत डायपोल रखे हैं तो उस पर विद्युत बला गुण P क्रॉस E, और ऐसे समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप रखे हैं तो उस पर चुंबकीय बला गुण Ni A क्रॉस B। बताओ फॉर्मूले सिमिलर आ रहे हैं ना, हम कह सकते हैं यार कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत डायपोल रखे हैं तो उस पर बला गुण P क्रॉस E, और चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप रखे हैं तो उस पर चुंबकीय बला गुण Ni A क्रॉस B। तो बताओ दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सिमिलर हैं, और हमको पता है, साफ साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो काम विद्युत क्षेत्र E करता था, इस मैग्नेटिज्म में वही काम चुंबकीय क्षेत्र B कर रहा है। तो तुम बताओ कि विद्युत बला गुण में जो काम विद्युत डायपोल मोमेंट P कर रहा था, चुंबकीय बला गुण में वही काम कौन कर रहा है, Ni A। हम कह सकते हैं कि दोनों फॉर्मूले सिमिलर है, उधर जो काम विद्युत क्षेत्र E कर रहा था, इधर वही काम चुंबकीय क्षेत्र B कर रहा है। तो ये तो हमको पहले से ही पता था, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये पता चल गई कि उधर जो काम विद्युत डायपोल मोमेंट P कर रहा था, इधर वही काम कौन कर रहा है, NiA। तो याद रखना कि जो P था उसको विद्युत डायपोल मोमेंट बोलते थे, वैसे NiA उसको चुंबकीय डायपोल मोमेंट मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो बस जस्ट सिमिलरिटी की बात है कि विद्युत बला गुण और चुंबकीय बला गुण के फॉर्मूले सिमिलर हैं, ठीक है ना, E की जगह B है, बाकी फॉर्मूले बिल्कुल सिमिलर है। तो बोल सकते हैं कि उधर जो काम विद्युत डायपोल मोमेंट P करा था, इधर वही काम NiA कर रहा है ना। तो जो P होता है उसको विद्युत डायपोल मोमेंट और NiA होता है उसको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। NiA को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये हिंदी में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये मुंह दुखने आता है हिंदी में, इसको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ये बोलते हैं, ठीक है। और याद रखना कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में तो मुंह दुखने आता है, तो इस NiA को मैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या शॉर्ट फॉर्म में इसको मैग्नेटिक मोमेंट M से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो बस इससे हम कंफर्म बोल सकते हैं कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कोई कंप्लीट धारावाही लूप रखें तो उस पर लगने वाले चुंबकीय बला गुण को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं, M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बोल सकते हैं, जहाँ M इस लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ना, M इस लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये हिंदी में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और ध्यान रखना कि अगर इस M का ऑपरेशन करें तो M के अंदर क्या छुपा होता है, NiA छुपा होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना कि इस मैग्नेटिक मोमेंट का ऑपरेशन करें तो इसके अंदर NiA छुपा होता है। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा तल के अभिलंबित होती है, तो इसका बड़ा भाई जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी भी दिशा तल के अभिलंबित ही होगी, ठीक है। तो ये हमने चुंबकीय लूप पर लगने वाला चुंबकीय बला गुण पूरा देख लिया। एक और चीज बोल रहा हूँ कि वेक्टर फॉर्मूले और ये सब पढ़ लिए, लेकिन हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें फालतू कॉम्प्लिकेटेड वेक्टर फॉर्मूले और उसकी जरूरत नहीं, हम तो इसी का यूज करेंगे। याद रखना कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप रखे हैं तो उस पर लगने वाले चुंबकीय बला गुण का बेस्ट फॉर्मूला क्या होगा, वो NiAB sin थीटा,
यही सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, सही है ना। अब देखो एक और चीज़ बता रहा हूँ, इसको भी ध्यान से देखना कि कभी भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही लूप रखें, उस पर अगर चुंबकीय बलागुण पूछे, ठीक है, तो सबसे स्मार्ट तरीका तो यह है कि इस NIAB sin थीटा इस फॉर्मूले से तो चुंबकीय बलागुण का मान ज्ञात कर लेंगे और दिशा को अलग से एडजस्ट करेंगे, है ना। स्मार्ट यही है कि इस फॉर्मूले से चुंबकीय बलागुण का मान ज्ञात कर लेंगे और चुंबकीय बलागुण की दिशा को अलग से एडजस्ट करेंगे। चलो एक बार देखते हैं कि अब चुंबकीय बलागुण की दिशा कैसे देखेंगे वो देखते हैं। तो याद रखना कि चुंबकीय बलागुण की दिशा देखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि प्रत्येक वायर पर बल देखो और बल के आधार पर बलागुण की दिशा देखो। ठीक है, जैसे अभी किया था कि इस वायर पर बल इधर लग रहा है, इस पे इधर लग रहा है, घटक की है, और उसे साफ साफ पता चल गया कि ये बल पीछे और ये बल आगे, तो पूरी फ्रेम ऐसे घूम जाएगी, मतलब इस दिशा में घुमाने वाला चुंबकीय बलागुण लगेगा ना। तो बस चुंबकीय बलागुण की दिशा को देखने का एक तरीका तो ये है कि बल देखो और बल के आधार पर बलागुण की दिशा देखो। ठीक है, लेकिन कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर आते हैं, है ना, कई बार कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, उसमें बल की दिशा और वो सब देखना संभव नहीं होता है। तो चुंबकीय बलागुण की दिशा को देखने का ज़्यादा सिंपल तरीका बता रहा हूँ। चुंबकीय बलागुण की दिशा को देखने का ज़्यादा सिंपल तरीका तुम देख सकते हो। ठीक है, तो देखो तुम खुद बताओ कि लूप पर लगने वाले चुंबकीय बलागुण का वेक्टर फॉर्मूला क्या होता है। NIA वेक्टर क्रॉस B वेक्टर पढ़ चुके हैं ना कि लूप पर लगने वाला चुंबकीय बलागुण का वेक्टर फॉर्मूला NIA क्रॉस B होता है। तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि लूप पर लगने वाला चुंबकीय बलागुण A क्रॉस B पर डिपेंड कर रहा है। A क्रॉस B पर डिपेंड कर रहा है मतलब इसकी दिशा A वेक्टर से B वेक्टर की ओर घुमाने वाली होगी। ये सब 11th में मैथमेटिकल टूल में पढ़ा होगा। ठीक है, तो दिशा देखने का ज़्यादा आसान तरीका यह है कि बलागुण A क्रॉस B पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए बलागुण की दिशा A वेक्टर से B वेक्टर की ओर घुमाने वाली होगी। ठीक है, ये कोई लूप है, इसका अभिलंब एरिया वेक्टर ऐसा है और उस पर लगाया गया बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इस टाइप का है। ठीक है, बताओ एरिया वेक्टर ऐसा है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, तो बलागुण की दिशा A वेक्टर से B वेक्टर की ओर ऐसे घुमाने वाली होगी, मतलब बलागुण की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगी। और ऐसे बताओ एरिया वेक्टर ऐसा है और लगाया गया बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अगर इस दिशा में हो तो बलागुण, इस बार भी बलागुण की दिशा A वेक्टर से B वेक्टर की ओर घुमाने वाली, मतलब ऐसी क्लॉकवाइज घुमाने वाली होगी। ठीक है, तो बस याद रखना कि चुंबकीय बलागुण की दिशा देखने के दो तरीके, एक तो मूर्खों टाइप से बल देखो और बल के आधार पर बलागुण की दिशा डिसाइड करो, ये तो बेवकूफ़ा तरीका है। बाकी सबसे स्मार्ट तरीका ये कि चुंबकीय बलागुण A क्रॉस B पर डिपेंड करता है, इसलिए उसकी दिशा A वेक्टर से B वेक्टर की ओर घुमाने वाली होती है। जैसे यहाँ भी देखना